साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक ऐसा डिफेंस मैं डिस्कस करूंगा चेक मैटर्स के अंदर जिसने ना केवल अक्यूज को जीत दिलाई, अभी तो ये साबित कर दिया कि अगर अक्यूज अलर्ट है अपने राइट्स को लेकर तो बड़े से बड़े केस को भी वो इजीली ढेर कर सकता है। साथियों मामला क्या है ये सब आपको जो है इन्फॉर्म करेंगे। मैं सबसे पहले अपने बनाए गए नोट से आपको उस केस के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी जो है देना चाहता हूँ। एक व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति से, यहाँ पर लेते हैं मिस्टर ए तो हो गया अक्यूज्ड और मिस्टर बी हो गया परिवादी, तो मिस्टर ए के द्वारा मिस्टर बी से रुपए जो है उधार लिए गए। यही सबका केस होता है, आपका भी ऐसा केस है। क्लियर हो गया। अब मिस्टर बी का ये कहना है कि जो रुपए उधार लिए गए थे उसमें यह तय हुआ था कि रुपए किसी स्पेसिफिक टाइम के बाद चुका दिए जाएंगे या मैं जब भी डिमांड करूंगा चुका दिए जाएंगे। ऐसा ही केस होता है आपका भी। क्लियर है आपको। फिर मिस्टर बी ने जो है कहा कि जब मैंने पैसे मांगे तो मुझे मिस्टर ए ने जो है चेक दे दिया। मैंने चेक जो है बैंक में लगाया और चेक जो है बाउंस हो गया। बट कारण क्या था बाउंसिंग का? अकाउंट क्लोज्ड। और आपको ये बात ध्यान में होनी चाहिए, चाहे अकाउंट क्लोज हो चाहे बैलेंस इनसफिशिएंट हो, दीज ऑल कैटेगरीज आर कवर्ड अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। क्लियर हो गया। अब साथियों यहाँ पर एक लीगल नोटिस दिया गया। अब लीगल नोटिस को लेकर कई लोग जो हैं संशय में रहते हैं कि लीगल नोटिस के पैरामीटर्स क्या होंगे। लीगल नोटिस बहुत सिंपल तरीके से देना होता है कि भाई आपने ये जो रुपया उधार लिया है या ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसके पेटे ये चेक दिया, ये चेक बाउंस हो गया, आप पेमेंट कर दीजिए 15 दिन के अंदर अंदर। अगर आप नहीं करेंगे तो हमें कानूनी कार्रवाई करनी होगी। दैट इज अ सिंपल फॉर्मेट, नो नीड टू गो टू एनी एडवोकेट। और सेक्शन 94 NI एक्ट के अनुसार आपको ये नोटिस भेजना है स्पीड पोस्ट से, क्योंकि सेक्शन 27 जनरल क्लॉज एक्ट का प्रिजम्पशन वहाँ पर लागू हो जाता है। पर कई बार ऐसा होता है कि अक्यूज को नोटिस सर्व नहीं होता है तो अक्यूज इसका टेक्निकल बेनिफिट लेता है। और अक्यूज इसका टेक्निकल बेनिफिट तब ले सकता है जब अक्यूज का आधार कार्ड में एड्रेस बिल्कुल डिफर हो उस एड्रेस से जो परिवादी ने कोर्ट में दिया है। तो अक्यूज क्या करता है, जल्दबाजी करते हुए उसी एड्रेस को कोर्ट में सबमिट कर देता है जिस एड्रेस पर उसके विरुद्ध कार्रवाई हेतु कोर्ट में आवेदन किया गया है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि जो भी एड्रेस कोर्ट में है वो एड्रेस आपके आधार कार्ड के एड्रेस से मैच नहीं होना चाहिए। अगर आप ये स्टैंड लेके चल रहे हैं कि नोटिस मुझे सर्व नहीं हुआ है, अदरवाइज उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। और कोर्ट करती क्या है, वो दोनों एड्रेस को मैच कर लेती है और ये कहते हैं कि भाई ये व्यक्ति जो है मिसलीड कर रहा है। तो अगर आपको इस पॉइंट पर केस जीतना है और सेक्शन 94 NI एक्ट के प्रोटोकॉल को तोड़ना है तो आपको इस बात का विशेष जो है ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि सेक्शन 138 सब क्लॉज बी का बेसिस भी जो है नोटिस है। नोटिस देने के 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट देना है। अगर 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट नहीं दिया तब भी अपराध नहीं बनेगा। अपराध कब बनेगा? कि जब 15 दिन जो है बीत जाए। क्लियर हो गया आपको। तीसरा प्रोटोकॉल ये भी है, चलो बुरा से बुरा मान लिया कि जो कंसर्न परिवादी है उसने केस फाइल कर दिया और आपको अमाउंट देने की मंशा है, तो आप कोर्ट में अपीयर होते ही 15 दिन के अंदर अंदर जो है अमाउंट जमा करा तो कोर्ट जो है आपको डिस्चार्ज कर देगा। ऐसे कई गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट के हैं पर हमको पता नहीं है, इसलिए हम जो है नुकसान खाते हैं। क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ क्या करा अक्यूज ने, एक होशियारी करी। अक्यूज ने क्या करा कि उसी चेक को बेस बनाकर एक सिविल सूट जो है फाइल कर दिया। उसका कहना है कि ये जो चेक है ये टूवर्ड्स लीगल इन्फोर्सेबल डेट नहीं है, ये एक सिक्योरिटी चेक है। और साथियों आप सबको मालूम होना चाहिए कि अगर किसी मामले में या सब्जेक्ट पर सिविल कोर्ट ने अपनी फाइंडिंग दे दी तो वो बाइंडिंग होगी क्रिमिनल कोर्ट के ऊपर। क्लियर है। तो उसने क्या मांग करी कि जो एलिस चेक है इसको सिक्योरिटी चेक जो है डिक्लेयर किया जाए। दूसरी बात इंजंक्शन जारी करो कि वो इस चेक का मिसयूज ना करें। और तीसरी बात प्रोहिबिटरी इंजंक्शन कि जो ये चेक है इसको ना तो वो मिसयूज करें और ना ही इस चेक को आगे जो है एंड्रोस करें और जो एलिस चेक है मुझको जो है लौटा दें। क्लियर है। तो ये बेसिक रेमेडीज थी सिविल सूट में। यहाँ पर एविडेंस लीड करी कंसर्न अक्यूज के द्वारा सिविल सूट में बतौर वादी। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि जो कंसर्न परिवादी है उस केस में अपीयर ही नहीं हुआ और जो दावा था वो डिक्री हो गया एक्सपर्टी। जब होश आया चेक केस के परिवादी को तो उसने तुरंत जो है इसकी अपील डाली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अपील हार गया। और उन्होंने ये कहा कि जो ये व्यू लिया है ट्रायल कोर्ट ने ये बहुत ही स्टैटिक व्यू है, ये बहुत ही लॉजिकल व्यू है, ये बहुत ही लीगल व्यू है कि जो ये चेक है ये सिक्योरिटी पेट है। अंतोकथवा क्या हुआ कि जो चेक का केस था इन सब के बावजूद भी अक्यूज जो है हार गया। अक्यूज ने अपना स्टैटिक डिफेंस लिया कि ये सिक्योरिटी चेक है, सिविल कोर्ट ये फाइंडिंग दे चुकी है, दैट्स व्हाई देयर इज नो लीगल इन्फोर्सेबल डेट और मुझे बरी करो। और सेक्शन 138 NI एक्ट का बेसिस पे ये कि जब तक लीगल इन्फोर्सेबल डेट है तब तक केस चलेगा। जैसे ही ये स्टैंड ले लेता है कि उसकी लीगल इन्फोर्सेबल डेट एग्जिस्ट नहीं करती है तो कोर्ट को उस पॉइंट पर भी इंटरप्रिटेशन करना होगा। और एक बात आपकी जानकारी के लिए स्पष्ट करना चाहता हूँ कि लीगल इन्फोर्सेबल डेट का कोई भी अजम्पशन और प्रिजम्पशन नहीं है, ये प्रूव करनी है परिवादी को बियॉन्ड डाउट। अगर परिवादी इसको
को बियॉन्ड डाउट साबित करेगा तब सेक्शन 139 एनआई एक्ट की रोशनी में और सेक्शन 118 एनआई एक्ट की रोशनी में परिवादी के केस को बल मिलेगा, वहां कोर्ट प्रिजम्पशन ड्रॉप कर सकेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अक्यूज को दोषी मान लिया। स्टिल अक्यूज जो है उस प्रिजम्पशन को रिब्यूट कर सकता है बाय सबमिटिंग द सब्सटेंस, मींस ऐसा मटेरियल हो, या बाय डूइंग द एट लेंथ क्रॉस एग्जामिनेशन विद द विटनेस ऑफ द कंसर्न कंप्लेनेंट। क्लियर हो गया आपको? तो साथियों ये सारे पॉइंट्स जो है रखे गए, वो मजिस्ट्रेट कोर्ट से हार गया, एडीजे कोर्ट से हार गया, हाई कोर्ट तक हार गया। अब यहाँ कोई बंदा इतने कोर्टों से हार जाए तो सुप्रीम कोर्ट कभी पॉइंट अप्लाई नहीं करती है। ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया इस बंदे को लेके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बात हमें ध्यान रखनी होगी कि यहाँ पर सिविल कोर्ट की जो फाइंडिंग है वो निरस्त नहीं हुई है, और ऐसा भी जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कोऑर्डिनेट बेंच का, जिसका नाम है मैसर्स करमचंद बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। साइटेशन है 1970 वॉल्यूम 3 SCC मीन सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज 694, जिसमें स्पष्ट है कि सिविल कोर्ट की जो फाइंडिंग है वो बाइंडिंग है क्रिमिनल कोर्ट पे। उसके बाद कई ऐसे व्यूज आए कि जहां पर ऐसे व्यूज को एब्सर्ड बताया गया, पर यह कहा गया कि इट मे बी टेकन इनटू कंसीडरेशन ऑन पॉइंट ऑफ रिलेवेंसी, और जिसके लिए इंडियन एविडेंस एक्ट में भी प्रोटोकॉल दिए गए हैं। साथियों कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर चेक जो है सिक्योरिटी पेट है, ये डिटरमिन करा है कंसर्न सिविल कोर्ट ने। तो ये कहते हैं ना कि लीगल इन्फोर्सेबल डेट है, ये पॉइंट बिल्कुल गलत है। तो उस सिनेरियो में जहाँ पर चेक जो है सिक्योरिटी पेटे है, तो वहाँ पर कोई भी लीगल इन्फोर्सेबल डेट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि कंसर्न परिवादी ने मैनिपुलेशंस करें। तो कोर्ट ने लुकिंग टू द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेज, जो थ्योरी वो लेकर आया परिवादी, उसकी स्थिति को देखते हुए, मिसमैच की पोजीशन को देखते हुए, सिविल कोर्ट की जो फाइंडिंग्स थी उसको देखते हुए, सिविल कोर्ट की जो डिग्री थी उसको देखते हुए, जो जजमेंट था सेंटेंस को लेकर और कंपनसेशन को लेकर, उसको सेटिस्फाइड करते हुए कंसर्न अक्यूज को जो है वो फ्री कर दिया। तो इस जजमेंट से हम 4 निष्कर्ष जो है निकाल सकते हैं। सबसे पहली बात कि जो भी एलिस चेक है, अगर आप किसी भी परिवादी को दे रहे हैं और वो सिक्योरिटी पेटे है और उस चेक का जो है मिसयूज किया जा रहा है, और आप ये स्टैंड ले रहे हैं अपने जवाब नोटिस में, तो यहाँ पर आप एक सिविल सूट जो है जरूर दाखिल कर दें। आपको दावा करना है इंजंक्शन का और डिक्लेरेशन का। एक मामूली कोर्ट फीस पे करनी है मात्र 35 रुपये की, तो वो तो हम पे कर सकते हैं ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी एलिस चेक है, अगर वो सिक्योरिटी पेटे है, तो यही स्टैंड जो है आपको कोर्ट में लेके चलना है। बार बार इस पॉइंट पर हिट करना है कि जो भी स्टोरी लेकर आ रहा है परिवादी, वो स्टोरी एग्जिस्ट नहीं करती है। इसके अलावा आप इनकम टैक्स की लाइट में, आप PMLA की लाइट में, आप बेनामी ट्रांजेक्शन्स की लाइट में, आप मनी लैंडिंग एक्ट की लाइट में भी अपना डिफेंस जो है सेटअप करके परेशान कर सकते हैं परिवादियों काफ़ी हद तक। आपको देखो डिफेंस तो प्रॉपर लेना पड़ेगा। अगर आप डिफेंस ही नहीं लोगे, ताबड़तोड़ हमला नहीं करोगे परिवादी पे, तो परिवादी वहाँ पर बच के निकल जाएगा, आपको ही हैरेस करेगा। तो उसके पास 2 ही हथियार हैं, आपका चेक और इसके अलावा 139 NI एक्ट का प्रिजम्पशन। बट अगर हमने इस केस का रूट ही मोड़ दिया और इस केस को डिफरेंट स्टेप पर ले गए, डिफरेंट पॉइंट पर ले गए, जहां पर हम अपना प्रोबेबल व्यू जो है स्टैंड कर सकते हैं, तो वहां हमें काफ़ी फायदा मिलने वाला है। तो मीडिया डिनाइल इज नॉट सफिशिएंट, एक बात ध्यान रखना। और परिवादी को अपना केस प्रूव करना है बियॉन्ड डाउट, ये भी ध्यान रखना। और आपको अपने डिफेंस साबित नहीं करना है बियॉन्ड डाउट, ये भी ध्यान रखना। तो करना क्या है, प्रिपोर्टेंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी, मीन्स आपको ऐसा डाउट क्रिएट करना है जिसको ऑर्डनरी प्रूडेंस का आदमी भी सही मान ले। उदाहरण के लिए जैसे इस केस में यहाँ कहता है परिवादी कि मेरे से उधार लिए गए और उसके पेटे चेक दिया गया, जबकि ये स्टैंड ही गलत है। रियल स्टैंड क्या था कि ये चेक जो है सिक्योरिटी पेटे रखाया गया था और किसी ट्रांजेक्शन के पेटे था, पर इसका नेचर चेंज करके परिवादी ने केस फाइल कर दिया और सिविल कोर्ट ने इस सारे बिंदुओं को लेकर जो पॉइंट्स थे उसको डिटरमिन कर दिया और जो कंसर्न अक्यूज था उसके पक्ष में जो है फाइंडिंग दे दी और उसको जो है फायदा पहुंचाया। तो इन पॉइंट से उसने ना केवल जेल दर्ज कराई, अपितु सेंटेंस और जो मुआवजे की स्थिति थी उसको भी जो है खत्म करा दिया। तो जब भी आप केस को लड़ रहे हैं तो उससे पहले जो है आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। यदि आप किसी को चेक दे रहे हैं तो उस समय आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर बाद में जागोगे तो वहाँ नुकसान आपका ही होगा। तो मेरे भाई जाग जाओ, टाइम से काम कर लो और इंस्ट्रूमेंट देने से पहले सारी लीगल तैयारी कर लो ताकि हमें कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। तो साथियों ये है मोटी मोटी बातें, एक सक्सेस स्टोरी किसी अक्यूज की जिसने 138 में इस तरह से जो है अपने केस में विनिंग जो है दर्ज कराई। तो साथियों जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।